देखो, भाषणबाज़ी एक अलग कला है, उसका रियल लाइफ़ में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। स्पीच से आप जो है इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी की बात आती है, तो जितनी भी आप स्कीम चलाते हैं वोट पाने के लिए, उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको कभी न कभी दिखाई देता है। अभी मोदी जी का एक स्पीच आया है और उसमें उन्होंने कुछ एक तरीके से गाइडलाइंस बोलिए या उनके हिसाब से नसीहत बोलिए। उन्होंने कहा है कि सोना मत खरीदिए और कारपूलिंग करिए, वर्क फ्रॉम होम वगैरह के लिए एडवाइस किया है। अगले 1 साल तक के ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उनके हिसाब से कि अगले 1 साल तक के अगर जो इस तरीके से चलेंगे तो वो देश के लिए सही होगा। तो इनकी जो नसीहत है वो सही है, लेकिन इंडिया इस सिचुएशन में आया कैसे? मतलब एक ग्लोबल क्राइसिस है वो तो सबको पता है, लेकिन इंडिया की जो डोमेस्टिक हालत है, इकोनॉमी की अगर जो बात करें, वो भी उतना ज़्यादा कुछ अच्छा रहा नहीं है और पिछले 12 साल में जब से इनकी गवर्नमेंट रही है, शुरू के 2014 से लेकर के 2019 के बीच में देखेंगे तो आपको कुछ रिफ़ॉर्म वगैरह दिखाई देगा। उसके बाद में बिहार के इलेक्शन हारे और उसके बाद में वो एक पटरी जैसा चेंज हुआ है, पूरी पॉलिसी की, पूरा इनका जो आउटलुक था वो भी चेंज हो गया। और हिंदुत्व के बारे में तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, वो सबको पता है किस तरीके से वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और मोदी जी का जो स्टेटमेंट है और अपने देश की जो हालत है उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। देखो, ये स्टेटमेंट बड़ा क्लियर सा है, इसमें मोदी जी यही कह रहे हैं कि अगर जो हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हालाँकि डायरेक्ट वे में इस तरीके से नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंस के जानकार हैं उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें ट्रू हैं, कि अगर जो हमारा जो इम्पोर्ट है उसको अगर जो हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो करंट अकाउंट जो डेफ़िसिट है उसका भी जो है क्राइसिस आ जाएगा। दिक्कत ये है कि हमारे जो जिस रूट से हमको डॉलर मिलता था, वो सारे के सारे रूट इस समय जो है एक तरीके से बंद हैं। अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो सबको दिखाई दे रहा है। फिर मिडल ईस्ट सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है हमारे मिडल ईस्ट से आते थे, वहाँ पूरा क्राइसिस चल रहा है। पेट्रोल के प्राइस वगैरह तो महँगे हो ही रहे हैं, लेकिन जो यहाँ वहाँ जो इंडिया के लोग थे, वहाँ पे रहते थे, जो यहाँ पे पैसे वगैरह भेजते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। दूसरा एक सेक्टर था जो हमारा आईटी सेक्टर था। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। तो अपने यहाँ आईटी सेक्टर की अगर जो बात करें तो हम मैक्सिमम हमारे देश की जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनियाँ हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर थी, वो ऐसा कोई कोर सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करती थी। और इनका जो मेन मार्जिन वगैरह यही था कि हम लोग जो है रुपए में ये लोग सैलरी देते थे और वहाँ से डॉलर में कमाते थे और ये बीच का जो मार्जिन बचता था, वो कंपनी वाले मज़े मारते थे। जो सर्विस प्रोवाइड करती थी, मिडल ईस्ट को सर्विस प्रोवाइड करती थी या अमेरिका को चीप सर्विस प्रोवाइड करती थी, उनका धंधा धीरे-धीरे अब इसलिए बंद हो रहा है, एक साइड में एआई आ चुका है, दूसरे साइड में जो क्राइसिस चल रही है, उसके वजह से। तो एक आईटी सेक्टर था, वहाँ से पैसे वगैरह, डॉलर वगैरह आते थे, वो भी बंद हो चुका। मिडल ईस्ट का मैंने आपको बता ही दिया। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, जैसे हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जो फर्टिलाइज़र की बात करें तो वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। अगर जो हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी की अगर जो बात करें तो मैं ऐसे अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा हूँ। आप अगर जो देखेंगे जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे, इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टर, वो मैक्सिमम भाग गए हैं। मैक्सिमम मतलब पैसे धीरे-धीरे निकाल रहे हैं। अब वो सारी बातें ये होती है कि इंडिया के अंदर जो रिफ़ॉर्म आना था एक्चुअल में, कि जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आए और बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएँ, वो रिफ़ॉर्म पिछले 10-12 साल से आया नहीं है। दूसरी बात देखा जाए, ब्यूरोक्रेसी अनटच्ड है, उसको मोदी जी ने उसको टच ही नहीं किया है। जुडिशरी भी वैसे ही है। स्टार्टिंग में लग रहा था कि कुछ होगा, लेकिन वो धीरे-धीरे, वो 2019 के बाद में धीरे-धीरे उन्हें लगा कि इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है, उनमें मज़ा जो है वो कास्ट की पॉलिटिक्स में है। कास्ट की पॉलिटिक्स करेंगे और 80-90 करोड़ लोगों को अनाज प्रोवाइड करेंगे और फलाने लोगों के अकाउंट में एक समूह बनाएँगे। इस ग्रुप के अकाउंट में इतने हज़ार डालना है, लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला चाचा, वो सारी स्कीम चलाएँगे। और जब तक के मज़े आ रहे थे कि हमें रशिया से चीप ऑयल मिल रहा था और पब्लिक के ऊपर कोई प्रेशर वगैरह कम नहीं हो रहा था, क्योंकि हम जो पेट्रोल वगैरह खरीदते थे वो 90-100 के बीच में ही रहता था, चाहे हम क्रूड ऑयल 40 में खरीदे हों, $40 में। तो उसका बेनिफिट जो कंज्यूमर को नहीं मिला, उसका बेनिफिट किसे मिला? उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को इस तरीके से मिला कि जो वहाँ से फॉरेक्स रिज़र्व बचा, जो इनको बेनिफिट मिला वहाँ से चीप ऑयल खरीद के, उसी पैसे का यूज़ किया गया बहुत सारी स्कीम चलाने में। अब वो सारी स्कीम ज़रूरी नहीं थे, उसको ज़रूरी बनाया गया क्योंकि उससे इलेक्शन जीतना था। तो जब आपके पास पैसे होते हैं, जब आपके पास समय होता है, जब आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो आपके फ़ेवर में होता है, उस समय आप कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं और उस समय आप फ्रीबीज़ बाँटते हैं, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। तो जब ऐसी बात आती है कि जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में बवाल चल रहा है, क्रूड ऑयल महँगा हो गया है, रसिया भी अब आपको डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल नहीं देगा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ऊपर जा चुका है। देखो, पिछले 2 साल की अगर जो बात करें, तो हम अगर जो अमेरिकन मार्केट की बात करें और एशियन मार्केट की बात करें कि पिछले 2 साल में ये 2 मार्केट कितना ग्रो हुए हैं, तो इनका ग्रोथ जो है 27% से लेकर के 170% तक हो गया है। अब सोचो, 170% तक हो गया है, उस एशिया में इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है वो 10% हुआ है पिछले 2 साल में। सोचो, अब अगर जो हम एक तरीके से देखें तो हमारा जो करेंसी है वो वीक होता जा रहा है, डॉलर ऊपर भागता जा रहा है और हमारे पास जो फॉरेक्स रिज़र्व बचा हुआ है उसको हमें बचा के रखना है, क्योंकि बाहर देश में लड़ाई चल रही है, ठीक है? तो उसका जो है फॉरेक्स रिज़र्व अगर जो नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें दिक्कत हो जाएँगी। हम फर्टिलाइज़र कहाँ से खरीदेंगे, हम क्रूड ऑयल कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है? बात ये आ रही है ना कि जो कुकर्म हुआ है पिछले 10-11 साल से, उसका एक कंबाइंड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा
आगे 1 साल में, क्योंकि जब सिचुएशन सही होती है ना तो सारे नेता अच्छे लगते हैं। दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब आपको पता चलता है कि अब जो बाहर से हेल्प मिल रहा था, जो ईज़ी एनवायरनमेंट था वो चेंज हो चुका है। रसिया हमें ईज़ी एनवायरनमेंट उसने प्रोवाइड किया था क्योंकि उसे यूक्रेन से लड़ाई लड़ाई करनी थी और उसको डॉलर की ज़रूरत थी। मतलब उसको फंड की ज़रूरत थी, उसको इंडिया की ज़रूरत थी। इंडिया को चीप ऑयल की ज़रूरत थी। हमने उसका फ़ायदा उठाया और हमें जो है उसका बेनिफिट मिला। लेकिन उस बेनिफिट का यूज़ जो है वो सही जगह पे नहीं हुआ है। बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसरो की हालत देख लो यार, डीआरडीओ की हालत देख लो। डीआरडीओ को कितना फंडिंग मिला हुआ है, इसरो में जो कितने प्रोजेक्ट इनके फेल हुए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। मोदी जी की जो एडवाइस है वो करंट सिचुएशन के हिसाब से सही है। आपको गोल्ड नहीं परचेज करना चाहिए क्योंकि गोल्ड आप डॉलर में ही खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। गोल्ड इंडिया में तो कोई खान वगैरह है नहीं, जो है वो भी बंद पड़ा है। हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है वो भी बाहर से आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करेंगे उसके लिए हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और हम डॉलर अर्न नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो खतरनाक रूप ले सकता है, जिस वजह से ये एडवाइस दिया गया है। और डीज़ल वगैरह, पेट्रोल वगैरह तो महँगा होगा ही, ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने रास्ता ही बंद कर रखा है। और रशिया जो है अब चीप क्रूड ऑयल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि मार्केट पहले से ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो वो घाटा अपना क्यों बर्दाश्त करेगा, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि इंडिया वालों ने तो फिर ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं किया। हमने अमेरिका की बात मानी, अमेरिका ने कहा कि बंद करो तो हमने बंद किया, अमेरिका ने इजाज़त दिया तो हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो सारी चीज़ें हैं। तो दूसरे कंट्री पे आप मुँह उठा के मत जाइएगा कि रसिया वाले हमें जो है साथ नहीं दे रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें सब कंट्री अपना जो इंटरेस्ट है उसको फ़ॉलो करती हैं। बाकी सारी चीज़ें अभी 1-2 दिन में और क्लियर हो जाएँगी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहने वाली है। फिलहाल मोदी जी ने जो बोला है उसका जो रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया, किस वजह से इस तरीके के स्टेटमेंट हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो दे रहे हैं। ठीक है? तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल मेरा नया है, अभी 0 सब्सक्राइबर हैं। तो अगर जो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, जय हिंद।